नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला की एक और नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं उपवलय तथा भाग क्षेत्र के बारे में, जो कि हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट के पार्ट नंबर सेकंड मान लीजिए आप, यानी कि उपवलय सब रिंग्स एंड फील्ड ऑफ क्वांटिटीज। ये है बीएससी थर्ड ईयर पेपर नंबर फर्स्ट की यूनिट नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 2, यानी कि ये भाग नंबर 2 कह सकते हैं हम। उपवलय के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने वलय के बारे में पढ़ा है तो उपवलय के बारे में पढ़ने पर कोई कठिनाई नहीं होगी। तो पूरी जानकारी लेंगे हम, छोटी सी चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यदि r प्लस क्रॉस एक वलय है तो सबसे पहले हमें प्राप्त है कि एक रिंग दे रखी है, यानी कि r प्लस क्रॉस तथा r का अरिक्त उपसमुच्चय s इस प्रकार हो कि वह वलय की दोनों संक्रियाएं, यानी कि प्लस और गुणा, यानी कि दोनों संक्रियाओं के लिए संवृत हो। संवृत का अर्थ क्या है हमारे पास, अगर आपको पता है तो संवृत के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो संवृत के लिए अगर हमने कहा था कि अगर ए और बी अगर किसी जी के अंदर है, यानी कि आर के अंदर है, अगर ए और बी, तो इसका अर्थ है कि ए स्टार बी भी जी के अंदर होगा, यानी कि दोनों संक्रियाओं के लिए, यानी कि ए प्लस बी भी आर के अंदर होगा और ए गुणा बी भी आर के अंदर होगा, यानी कि दोनों संवृत होने चाहिए। दूसरी चीज़ क्या कहती है कि वलय के सभी गुणधर्मों का पालन करता हो, तो वलय का गुणधर्म का पालन भी होना चाहिए। तो हमारे पास जो S प्लस क्रॉस है ना, वो वलय R प्लस क्रॉस की उपवलय कहलाती है। अगर ऐसा हमारे पास है तो वह क्या कहलाएगी, एक उपवलय कहलाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे पास उपवलय की परिभाषा। प्रत्येक वलय R के कम से कम निम्न दो उपवलय आवश्यक रूप से होते हैं। वह कौन कौन से हैं, एक तो स्वयं R होगा और दूसरा हमारे पास होगा शून्य। ठीक है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, तुच्छ उपवलय कह देंगे, अनुचित उपवलय कह देंगे, या हम विषम उपवलय कह सकते हैं। अब आप देखिए इसके जो एग्जाम्पल्स है, कुछ एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहला हमारे पास एग्जाम्पल है कि अगर हम वलय m जो कि एक पूर्णांक है, यानी कि पूर्णांक z है, जिसको अगर हम गुणा करते हैं m से, यानी कि पूर्णांकों को अगर हम m से गुणा करते हैं, प्लस और क्रॉस है, तो यहाँ पर जो m है वो बिलोंग्स टू करता है z से। इसका अर्थ है कि पूर्णांकों के लिए वलय z प्लस क्रॉस का एक उपवलय है, यानी कि वलय z प्लस क्रॉस के लिए mz प्लस क्रॉस एक उपवलय होगा, जो कि स्वयं वास्तविक संख्याओं के वलय r प्लस क्रॉस का उपवलय होता है। यानी कि ये जो वलय r प्लस क्रॉस का ये तो उपवलय है, और mz है वो उपवलय है वलय z प्लस क्रॉस का। इसी प्रकार अगर हम z प्लस क्रॉस की बात करें तो वो उपवलय होगा q प्लस क्रॉस की वलय का, और जो वलय q प्लस क्रॉस है वो उपवलय होगी वलय r प्लस क्रॉस की। तो बात करते हैं थ्योरम नंबर 1 की, जो कहती है कि किसी वलय R के अरिक्त उपसमुच्चय S के लिए R का उपवलय होने की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है कि प्रत्येक AP जो बिलोंग्स टू S को करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास A माइनस बी S के अंदर होना चाहिए, और दूसरी चीज़ कहती है कि AP भी S के अंदर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि शर्त की आवश्यकता निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने माना S R का उपवलय है, एस आर का उपवलय है। उपवलय इसका अंदर है कि कहने का अर्थ है कि संवृत नियम का पालन करेगा, यानी कि अगर ए बी बिलोंग्स टू एस को करते हैं तो के लिए हमारे पास ए प्लस बी भी एस के अंदर होना चाहिए, यानी कि संवृत दोनों संक्रियाओं के लिए संवृत नियम का पालन करेंगे। वह ए बी भी हमारे पास एस के अंदर होना चाहिए, यानी कि ये हमारे पास होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये हमारे पास वलय की परिभाषा से हमने याद किया है। यानी कि क्यों है, क्योंकि जो दोनों संक्रियाओं के लिए, यानी कि प्लस व क्रॉस संक्रिया संवृत होगी, क्योंकि वलय की जो परिभाषा है उसके अंदर हमने पढ़ा था कि ये जो प्लस के लिए और क्रॉस के लिए, दोनों के लिए जो है वो संवृत नियम का पालन करनी चाहिए। इसका अर्थ है कि यदि b बिलोंग्स टू s को करता है तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास माइनस बी भी बिलोंग करेगा s से होगा। यानी कि अगर b बिलोंग्स टू s को करता है तो इसका अर्थ है कि माइनस बी बिलोंग्स भी s को करेगा, यानी कि b बिलोंग्स टू s को करता है तो ये करेगा। क्यों, क्योंकि ये एक योज्य व्युत्क्रम है, इसके कारण ये जो माइनस बी भी बिलोंग्स टू करेगा s से।
इसका अर्थ है हम कह सकते हैं कि a और माइनस बी जो है वो बिलोंग्स टू करता है s के लिए। तो हमें पता है कि a प्लस बी बिलोंग्स टू s को करता है, तो हम के लिए लिख सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि a प्लस माइनस बी बिलोंग्स टू करता है s से, यानी कि a माइनस बी बिलोंग्स टू करता है s से। तो ये तो हो गया सबसे पहली हमारे पास शर्त, यानी कि सबसे पहली चीज़ हमने सिद्ध कर ली कि ये जो a माइनस बी जो है वो बिलोंग्स टू करता है s से। तो अब हम क्या करेंगे, शर्त की पर्याप्तता जांच करेंगे। तो ये तो होगी शर्त की आवश्यकता। अब हम पर्याप्तता जांच करेंगे। आवश्यकता तो हमने कर ली, अब हम जांच करेंगे शर्त की पर्याप्तता। तो सबसे पहला पॉइंट हमने शर्त की जो आवश्यकता थी वो जांच कर लिया, अब पर्याप्तता जांच करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए हम क्या करेंगे। शर्त की पर्याप्तता के लिए हमने मान लिया कि माना S, यानी कि S जो है वो सबसेट ऑफ है R का, जहाँ S का जो मान है ना वो रिक्त नहीं है, यानी कि S का मान है जो कि सही के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ उसका मान है। अगर हम बात करें A बिलोंग्स टू S के लिए, तो यदि A बिलोंग और A दोनों अगर बिलोंग्स टू करते हैं S, तो हमारे पास A माइनस बी हमने निकाल चुके हैं। इसका अर्थ है कि A माइनस बी S से होगा, यानी कि शून्य भी इससे बिलोंग्स टू करना चाहिए S से। ये चीज़ हो गई हमारे पास सबसे प्रथम। यदि ये कह रहे हैं तो इसका अर्थ है कि यदि हमारे पास शून्य भी है और कि बिलोंग्स टू करता है S से, हमने निकाल लिया, तो A भी बिलोंग्स टू करता है S से। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि शून्य माइनस A भी बिलोंग्स टू करता है S से। इसका अर्थ है कि A माइनस A भी बिलोंग्स टू करता है S से होगा। अगर हमारे पास A बिलोंग्स टू करता है S से और माइनस A बिलोंग्स टू करता है S से, इसका मतलब है कि S में योज्य व्युत्क्रम विद्यमान है। तो इसका अर्थ क्या होगा कि S में योज्य व्युत्क्रम विद्यमान प्राप्त हो गया हमारे पास, यानी कि S योज्य व्युत्क्रम जो है वो विद्यमान है। दूसरी चीज़, अतः S में हमारे पास क्या चीज़ है, यदि हम मान लें कि A और माइनस बी बिलोंग्स टू करता है S से, तो हमारे पास क्या होगा, अतः हमारे पास हो गया कि A माइनस बी बिलोंग्स टू करेगा S से, यानी कि A प्लस बी भी बिलोंग्स टू करेगा S से, यानी कि A प्लस बी बिलोंग्स टू कर रहा है S से। तो इसका अर्थ है कि S में योग्य संक्रिया समृद्ध है। अतः S में योग संक्रिया समृद्ध है। तो ये हो गई हमारे पास शर्त की पर्याप्तता। आवश्यकता हमने इससे सिद्ध की थी, हमारे पास योग संक्रिया थी, और दूसरी चीज़ हमारे पास कौन सी थी, योज्य व्युत्क्रम से। तो योग संक्रिया और योज्य व्युत्क्रम से हमने इसको सिद्ध किया कि A माइनस बी बिलोंग्स टू S से करता है, और शर्त की जो की थी आवश्यकता। और पर्याप्तता के लिए हम इसका उल्टा लेके चले और हमने इसका सिद्ध कर दी कि ये योज्य व्युत्क्रम भी है और योग संक्रिया समृद्ध भी है। तो ये थी हमारे पास A माइनस बी के लिए। अब हमें प्राप्त करना है एफ बी के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एफ बी जो है वो बिलोंग्स टू करता है S के लिए। तो क्या होगा कि इसके लिए हमारे पास होना चाहिए, जो कि होना चाहिए एफ बी बिलोंग्स टू S के लिए करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है हमारे पास जो नियम है, यानी कि उपवलय की परिभाषा से हमारे पास आ गया। तो अतः S में गुणन संक्रिया समृद्ध है। तो यहाँ से क्या हो गया कि अतः S में गुणन संक्रिया, जो गुणन संक्रिया है हमारे पास वो क्या है, समृद्ध है। गुणन संक्रिया समृद्ध है, इसका मतलब है कि S में R के अवयव हों जो कि R में योग के बीच साहचर्य एवं क्रम विनिमय हो और गुणन के लिए साहचर्यता है, अतः S में भी क्रम विनिमयता व साहचर्यता होगी। यानी कि S में R के अवयव वो जो कि R के योग के बीच साहचर्य क्रम विनिमय है, इसके लिए गुणन के लिए भी यह साहचर्य गुणन क्रम विनिमय भी होगी। यानी कि यह वो योग के लिए साहचर्य और क्रम विनिमयता का पालन करती है, इसके लिए गुणा के अंदर भी यह साहचर्यता और क्रम विनिमयता का पालन करेंगे। तो अगली जो थ्योरम है वो कहती है कि सिद्ध करना है कि वल्य R के दो उपवल्यों का सर्वनिष्ठ हमेशा उपवल्य होता है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि माना हमें जो दे रखा है, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, दिया है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है कि वल्य R है, वल्य जो है R है, यानी कि R प्लस क्रॉस एक वल्य है। वल्य दे रखी है हमारे पास R प्लस क्रॉस एक वल्य है। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या दे रखी है, तथा S और S2R के दो उपवल्य हैं। दूसरी चीज़ हमें दे रखी है कि तथा S1 व S2
आर के दो उपवलय है। तो ये हमारे पास चीज़ दे रखी है उपवलय। इसका अर्थ है कि 0 अभी S के अंदर हो, अगर S1 के अंदर है वह 0 S2 के अंदर है, यानी कि S1 और S2 के अंदर है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, यदि हमारे पास शून्य अगर S1 और S2 के अंदर है तो हम लिख सकते हैं कि जो शून्य है वो S1 और S2 का इंटरसेक्शन है, यानी कि S1 S2 का इंटरसेक्शन बना रहा है। जहाँ पर S1 और S2 का इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ऑफ S1 एंड S2 का जो मान है वो साई के बराबर नहीं है, यानी कि शून्य नहीं है। अब हमने मान लिया कि कि माना जो A और B का मान है ना वो इंटरसेक्शन ऑफ S1 S2 से बिलोंग करता है। जो A और B का मान है, यानी कि दोनों के लिए हमने दो उपवलय लिए, यानी कि दोनों के लिए मान अगर है तो इसका अर्थ है कि A और B बिलोंग्स टू करेगा S1 से तथा A और B बिलोंग्स टू करेगा S2 से। अगर ये मान है, अगर इस प्रकार से है तो यानी कि A S1 के लिए भी बिलोंग करेगा और S2 के लिए भी बिलोंग करेगा। इसका अर्थ है कि अतः S1 उपवलय है। यदि अतः S1 उपवलय है यानी कि A और B जो है वो बिलोंग्स टू करते हैं S1 के लिए, तो क्या होगा हमारे पास A माइनस B बिलोंग्स टू करेगा S1 से और A B बिलोंग्स टू करेगा S1 से। समीकरण नंबर 1 हो गई। अगर इसी प्रकार हमारे पास S2 भी उपवलय हो, S2 उपवलय है, हमने मान लिया कि S2 भी हमारे पास उपवलय है, यानी कि AB का जो मान है वो S2 से बिलोंग करता है, और इसके लिए हमारे पास क्या हो गया, यानी कि A माइनस B भी बिलोंग्स टू करेगा S2 से और AB भी बिलोंग करेगा S2 से। ये होगी समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि जब हम समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे तो हम कह सकते हैं कि AB का मान बिलोंग्स टू करेगा S1 इंटरसेक्शन और S2 के इंटरसेक्शन से, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ S1 S2 से बिलोंग करेगा के लिए। और दूसरा जो मान है वो करेगा, यानी कि AB भी जो बिलोंग करेगा ना इंटरसेक्शन ऑफ S1 S2 के मान से बिलोंग करेगा। यदि हम इसके लिए बात करें, चूँकि हमारे पास क्या है A और B का मान है बिलोंग्स टू करता है हमारे पास S1 और S2 के लिए, तो हमारे पास के बीच के मान के लिए क्या प्राप्त होता है, यानी कि इसके A और B S1 इंटरसेक्शन ऑफ S1 S2 के लिए है, तो हमारे पास मान क्या प्राप्त होता है A माइनस B भी अगर हमारे पास S1 बिलोंग्स टू S2 है तो था हमारे पास AB का मान भी S1 और S2 के मान से अगर बिलोंग करता है, तो इससे हम लिख सकते हैं कि अतः S1 और इंटरसेक्शन ऑफ S1 S2 भी R का उपवलय है। तो ये चीज़ हमें सिद्ध करनी थी कि सिद्ध करना था कि R के दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ हमेशा उपवलय होता है। तो हमने S1 और S2 दो उपवलय मान के चले और इनको सर्वनिष्ठ सिद्ध कर दिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम उपक्षेत्र से शुरुआत करेंगे, उपक्षेत्र के बारे में जानेंगे।